सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता ही है, आपके हाफ ईयरली पेपर आने वाले हैं और आपका हिंदी का सारा पाठ्यक्रम हो चुका है। केवल आपको दोहराई करनी है और जब आप पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आया है तो अपने अध्यापक से पूछना है। बेटा, आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश क्या होता है यह समझना है। किस प्रकार से अपठित गद्यांश जब आप करते हो, किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, शीर्षक कैसे लिखना है, ये सब आप जानोगे। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसिन का समानार्थी है। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ को परखना है, उसके अभिव्यक्ति कौशल को परखना है और भाषिक योग्यता को परखना है। ठीक है छात्रों, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह हिस्सा है, वह भाग है, वह अंश है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं पूछा जाता। जैसे आपकी क्षितिज की पुस्तक है, कृतिका की पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है, उससे ये नहीं पूछा जाता। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों से हटकर लिया जाता है, किंतु उसका स्तर, विषय वस्तु और भाषा शैली पाठ्य पुस्तकों जैसी ही होती है। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। प्राय छात्रों को अपठित, चाहे वो काव्यांश है या गद्यांश है, छात्रों को कठिन लगता है और वे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते। इसका कारण छात्रों क्या है? अभ्यास की कमी है छात्रों। अपठित गद्यांश जो भी होता है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? भाषा का ज्ञान बढ़ेगा, नई नई शब्द सीखोगे, मुहावरे सीखोगे, वाक्य रचना का ज्ञान होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इससे शाब्दिक योग्यता बढ़ती है, प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता आती है, निपुणता आती है, कुशलता आती है। इससे हमारी अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है, भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है ये हम सीखेंगे अभी। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। नंबर 2, पहली बार में समझने आए अंशों को, शब्दों को और वाक्यों को गहनतापूर्वक गहराई से पढ़ना चाहिए। नंबर 3, गद्यांश का मूल भाव समझना चाहिए कि इसमें लेखक ने क्या लिखा है। नेक्स्ट, यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हों तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करें, कोशिश करो इसकी। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करते जाइए, जो इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको अंडरलाइन करते जाइए छात्रों। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपको लगता है कि इसका ये उत्तर हो सकता है, उसको बेटा आप गद्यांश में खोजने की कोशिश कीजिए। आगे, शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ जो शीर्षक लिखे, उसमें जो भी गद्यांश में बार बार शब्द आया है, जिसके बारे में कहा गया है, वो आपको शीर्षक लिखना है। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए बेटा। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब
पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा उसमें नहीं लिखनी चाहिए। उत्तर की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। आपके अपने विचार और राय उसमें नहीं लिखनी चाहिए। अति लघु उत्तरात्मक तथा लघु उत्तरात्मक या शॉर्ट आंसर या 2 नंबर वाले 2 नंबर के उत्तर की शब्द सीमा अलग अलग होती है। जैसे 1 नंबर की अलग होती है और 2 नंबर की अलग होती है। इसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग जितनी वर्ड लिमिट है 10 शब्द हैं तो 10 शब्दों में उत्तर देना है और 2 नंबर वालों का 40 से 50 में देना है। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए। घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बेटा ये था कि अपठित गद्यांश क्या होता है, कौन सी सावधानी आपको रखनी है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बच्चे समझाऊंगी। यहाँ कुछ अपठित गद्यांशों के उदाहरण दिए गए हैं छात्र। इनका आप अभ्यास भी करेंगे, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और हमें होमवर्क में भेजेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों के आधार पर दीजिए। ठीक है छात्रों। जैसे आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी अच्छा स्थान था। मीन्स जो महल था उसमें हवा आती और जाती थी। महात्मा जी का भी साथ था। किंतु कस्तूरबा के लिए कौन था छात्रों? कस्तूरबा महात्मा गांधी की बात है और कस्तूरबा उनकी बीवी के लिए यह विचार ही असहाय हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजरे का पक्षी प्राणों को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। उनके इस मूक किंतु मुख्यतः चुपचाप तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण, कीर्ति आएगा छात्रों यहाँ, अधिक मूल्यवान और हावदार होता है, इज्जतदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृति निष्ठी लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन 2 शब्दों में ही वो अपना फैसला सुनाती थी छात्रों। अब ये आपने पैराग्राफ सुना, इसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, उसका आपको उत्तर देना है। जैसे सुविधाओं के बीच भी कैदी होने का विचार किससे नहीं सहा जा रहा था। आपने ऊपर सुना है, क्वेश्चन में से ही उत्तर शुरू करना है। सुविधाओं के बीच भी कैदी होने का विचार कस्तूरबा गांधी से नहीं सहा जा रहा था। अगला क्वेश्चन, वे अपनी स्पष्टवादिता किस तरह प्रकट कर देती थी। जैसे लास्ट लाइन में था, क्वेश्चन में से ही उत्तर लिखना है। वे अपनी स्पष्टवादिता 2 वाक्यों मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा द्वारा प्रकट कर देती थी। अगला क्वेश्चन, आगा खां महल में क्या सुविधाएं थी पर इनके बजाय कैदी को क्या पसंद था। कस्तूरबा गांधी अंग्रेज सरकार की कैद में आत्मा से नहीं सिर्फ तन से कैद थी। उन्होंने जेल में ही अपना शरीर त्याग दिया और आज़ाद हो गई। उनकी मृत्यु से अंग्रेजी सरकार हिल गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह किस तरह अंग्रेजों की कैद से मुक्त हुई, उनकी मुक्ति का अंग्रेजी शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। आगा खां महल में रहने की अच्छी व्यवस्था के साथ खाने पीने की कमी नहीं थी। वहाँ गांधी जी का सानिध्य था पर कैदी को इन सुविधाओं के बजाय सेवाग्राम की कुटिया पसंद थी। अगला क्वेश्चन,
कृतिनिष्ठ और शब्द शास्त्र में निपुण लोगों में अंतर गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब छात्रों अंतर की बात आती है वहाँ पर बच्चों को डर लगता है कि हम क्या लिखें। बच्चे ध्यान से उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। देखिए, जो लोग शब्द शास्त्र में पारंगत होते हैं, पारंगत मीन्स निपुण होते हैं, वे कर्तव्य और अकर्तव्य की दुविधा में फंसे होते हैं, पर कृतिनिष्ठ लोग इस तरह की दुविधा से बचे रहते हैं। उनका कर्तव्य स्पष्ट रहता है। जिसका स्पष्ट कर्तव्य रहता है वो क्या होता है, वो स्पष्ट ही काम करते हैं, और जिनको दुविधा रहती है उनका काम भी दुविधाग्रस्त होता है। छात्रों, ये था आपका अपठित गद्यांश जो आपने बहुत आराम से सुना। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद भी आया होगा। ध्यानपूर्वक बच्चे इसकी वीडियो को देखना है, और जो ये गद्यांश मैंने आपको समझाया है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर अब भी किसी को लगता है कि उनको अपठित गद्यांश समझ नहीं आया है, बेटा आप कभी भी दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मन में डाउट नहीं रखना, मन में संशय नहीं रखना, ईमानदारी से अपना काम करना और ईमानदारी से ही पेपर करना, ठीक है बच्चों। आज मैं अपने जो वाणी है इसको विराम देती हूँ। अगली कालांश में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपठित गद्यांश का अभ्यास करते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद छात्रों।